देखो जी, जब तक ज्ञान को लागू नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं होता। हमने जिस केस स्टडी को एपिसोड 2 में पढ़ा, वक्त आ गया है उसे इस्तेमाल करने का। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD में। तो पेश नजर है आपके दो ताजा तरीन सवाल। एक 2024 के मेंस एस्से पेपर से लिया गया है और दूसरा सवाल है 2025 के GS3 पेपर्स से। आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपने आज के आंसर राइटिंग सेशन में। ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, आपको एक थीम दिया गया है, फॉरेस्ट्स प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। मैं आपको कुछ एक बेसिक जानकारी दे दूं कि एक ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम जब भी ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं तो हम थीम के आधार पर सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं। ये इंट्रोडक्शन किसी कोट के आधार पर भी हो सकता है या फिर कोई एक हिस्टोरिकल रेफरेंस भी इसमें हो सकता है या फिर कोई हाल ही की एक घटना को भी हम रेफरेंस बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन दोस्तों आपके लिए स्टेज सेट करता है आपके ऐसे की शुरुआत के लिए। उसके बाद अगला हिस्सा हमारे ऐसे का होता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। अगले एक पैराग्राफ में हम कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। आमतौर पर ये दो पार्ट्स मिलकर आपके लिए एक नैरेटिव सेट करते हैं। हम सभी इंसान एक तरीके से पर्सपेक्टिव पेडलर्स या नैरेटिव पेडलर्स ही होते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपना इंट्रोडक्शन और उसके बाद का एक पैराग्राफ ठीक तरीके से ड्राफ्ट करें ताकि ये दो पैराग्राफ्स पढ़ते ही एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने उसमें क्या लिखा होगा। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के बाद आपका मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट आता है, जिसमें हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो आमतौर पर या तो इस थीम के फेवर में ही होते हैं या इसी को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि ये कॉन्सेप्ट ड्रिवन होते हैं। आप हर एक पैराग्राफ में एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या फिर जो ऑल्टरनेट रियलिटी कह लें आप या ऑल्टरनेट नैरेटिव कह लें। इस हिस्से में आप अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो शायद इस थीम को फॉलो ना करते हों। एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने की आप कोशिश करते हैं। जब आप बॉडी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। एक ऐसे के कंक्लूजन में आप आमतौर पर या तो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ उसे खत्म करते हैं या आप उसके लिए एक विजन देने की कोशिश करते हैं या सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं या फिर लास्टली आप उसे एक फिलोसॉफिकल नोट पे खत्म करते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों कम से कम किया जाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने एसेज को या तो पॉजिटिव आउटलुक पे ही खत्म करें या फिर उसे एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड विजन पे खत्म करें। तो ये मैंने आपको समझाया एक एसे का ब्रीफ स्ट्रक्चर। आइए अब हम बात करते हैं इस एसे में आपको कैसे एडवांस करना है। यहाँ पर आपको थीम दिया गया है फॉरेस्ट्स प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। आप अपने इंट्रोडक्शन में एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दे सकते हैं या अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोट याद हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में और उसके बाद के पैराग्राफ में आप ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ह्यूमन हैबिटेशंस हमेशा रिसोर्स रिच एरियाज में बसाई जाती हैं। जब ह्यूमन हैबिटेशंस रिसोर्स रिच एरियाज में बसाई जाती हैं तो उसके बाद विलेजेस से टाउन्स का डेवलपमेंट होता है और इवेंचुअली फुल सिटीज का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अगर सिविलाइजेशन सस्टेनेबल नहीं है और वो लोग अपने एनवायरमेंटल रिसोर्सेस को लेके अवेयर नहीं हैं तो आमतौर पर वे अपने सभी रिसोर्सेस को इस कदर एक्सप्लॉइट करते हैं कि एक पॉइंट पर वो टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और वहां से वो इर्रिवर्सिबल होता है। यहां से शुरुआत होती है डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन की। अब आप आगे की बॉडी जब लिखेंगे इसकी तो आप उसमें एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का या और बेहतर एग्जाम्पल होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस के फॉरेस्ट्स को क्लियर करके वहां पर शुरुआत की गई सिविलाइजेशन की। वो सिविलाइजेशन अपनी पीक पे पहुंची, पीक ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमें से कोई भी नहीं जानता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का कारण क्या रहा। कुछ लोग इसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एट्रीब्यूट करते हैं
तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेडर्स के आने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ, लेकिन कोई भी डिनाई नहीं करता कि उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी हाथ रहा होगा। इसलिए आप उसमें आगे एग्जाम्पल देंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होता है, जिनमें से कुछ जो मुख्य कारण रहे होंगे वो सॉइल डेजर्टिफिकेशन एक हो सकता है, कंप्लीट लॉस ऑफ वेजिटेशन हो सकता है, या फिर वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है, जो हो सकता है कि इंडस के रास्ता बदलने की वजह से पैदा हुई हो। इन रीजंस को मेंशन करने के बाद आप और दूसरे एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कंटेम्पररी एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल होगा ईरान का, जहां ईरान जैसा शहर या फिर मशहद जैसा शहर वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रहा है, जहां पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हैं, और इस वजह से पॉपुलेशन को 0 वाटर डे भी देखना पड़ सकता है। वहां पर हालात इस कदर तक सीवियर हो गए थे, सरकार अभी भी सोच रही है कि उन्हें पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। कल्पना करके देखिए, आज 21वीं सदी में यदि पानी की कमी की वजह से हमें पूरे के पूरे शहर खाली करने पड़ रहे हैं, तो आज से 2000 या 2500 साल पहले क्या हाल रहे होंगे, आज से 5000 साल पहले क्या हाल रहा होगा। जाहिर है कि बहुत सारी सभ्यताएं ऐसे ही खत्म हुई होंगी। इसी में आप एग्जाम्पल हमारी केस स्टडी से भी दे सकते हैं, जो हमने गोपालपुरा का एग्जाम्पल पढ़ा। गोपालपुरा सरिस्का के पास लोकेटेड है। जाहिर है कि जब बसाया गया होगा तो जंगल को काटकर ही बसाया गया होगा। वहां पर विलेज बसाया गया। विलेज के ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जो थे वे सभी डिफंक्ट हुए, या आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ प्रैक्टिस भी हुआ, जिस वजह से गांव को सिवियर वाटर स्कैर्सिटी झेलनी पड़ी। और इन्हीं चीजों की वजह से वहां से आउट माइग्रेशन होने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल यील्ड बिल्कुल खत्म सी हो गई, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने को आया। इन्हीं कारणों की वजह से विलेज धीरे धीरे डिजर्शन की ओर बढ़ रहा था कि लोग छोड़ छोड़ कर जाने लगे थे। अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं होता इस गोपालपुरा विलेज में श्री राजेंद्र सिंह जी का, तो जाहिर है कि ये विलेज भी आपको इवैक्यूएटेड मिलता या खाली मिलता। दोस्तों, काउंटर नैरेटिव जो इसमें आप दे सकते हैं वह ये होगा कि हमेशा ये सीक्वेंस फॉलो हो, ये जरूरी नहीं है कि फॉरेस्ट के बाद सिविलाइजेशन आए और सिविलाइजेशन के बाद डेजर्ट्स या डेजर्टिफिकेशन हो। उदाहरण देता हूं मैं आपको कंबोडिया का। कंबोडिया में कुछ टेम्पल सिटीज बसाए गए, जैसे कि अंगकोर वट। जब इन्हें खाली किया गया या इवैक्यूएट किया गया या डिजर्शन किया गया इनका, उसके बाद फॉरेस्ट ने इन्हें रिक्लेम कर लिया, एंड दीज सिटीज वर कंप्लीटली एनगल्फ्ड बाय फॉरेस्ट, जिनकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई। इसी का एक काउंटर नैरेटिव यह भी हो सकता है दोस्तों कि द सिविलाइजेशंस हु आर सस्टेनेबल दे नेवर लीड टू डेजर्टिफिकेशन। उनके शहर कभी भी रेगिस्तान में तब्दील नहीं होते हैं, उनके शहर कभी भी रेत के दौरों में नहीं दबते, जिन्हें हमें बाद में खोद कर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये सिविलाइजेशंस सस्टेनेबल होती हैं और एवर फ्लरिशिंग होती हैं। क्या अभी हमारे पास कोई इसका एग्जाम्पल है, करंट एग्जाम्पल? शायद नहीं, पर क्या कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो इस और आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको एग्जाम्पल मिल सकता है भूटान का, आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे अगर आप ढूंढोगे तो, और भूटान का आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। फाइनली आपको इस ऐसे को कंक्लूड करना है। कंक्लूजन आप लोग अपना अपना खुद से लिखेंगे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया। What are the steps taken by government to mitigate such depletion of groundwater? You already know the drill. आपको इसका भी स्ट्रक्चर तो पता ही है, आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, कि आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको एक अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं या जो भी आपसे पूछा गया उसे एक्सप्लेन करना है, फाइनली एक कंक्लूजन देना है। ये आपका एक रफ स्ट्रक्चर है इस आंसर का। जब भी आप आंसर्स लिखें तो कोशिश करें कि उनमें एग्जाम्पल्स का काफी इस्तेमाल करें आप। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया। हमसे सिर्फ ये पूछा गया है, व्हाट आर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिटिगेट सच डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि ऐसे क्या स्टेप्स है जो सरकारें ले रही हैं ताकि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को मिटिगेट किया जा सके। तो दोस्तों, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन सिचुएशन तब आती है जब आपका एक्सट्रैक्शन काफी ज्यादा हो रिप्लेनिशमेंट रेट से।
सरल शब्दों में कहें तो जितना पानी आप निकाल रहे हैं, यदि उतना पानी वापस से रिप्लेनिश नहीं किया जा रहा है या वापस ज़मीन में नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है, वाटर टेबल निरंतर गिरता चला जाता है। ऐसी परिस्थितियां किन हालातों में बनती है, आइए हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम फैक्टर्स को या हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें दो हिस्सों में हम बांटेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड एक्सट्रैक्शन, दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ डिक्रीज्ड रिप्लेनिशमेंट। आइए हम सबसे पहले उन कॉजेज को पढ़ते हैं जिनकी वजह से एक्सट्रैक्शन बढ़ रहा है। इसमें जो सबसे पहला कॉज हो सकता है वो है आपका इंक्रीज्ड हाउस होल्ड यूज, हाउस होल्ड वेस्टेज जिसे हम कहते हैं। ये किन परिस्थितियों में होता है दोस्तों? जब एक सेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई ना हो। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई से मेरा अर्थ है कि ऐसी वाटर सप्लाई जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो पानी की सप्लाई प्रोवाइड करवाती है वह दिन में केवल कुछ घंटे के लिए आता है और एक सीमित मात्रा में ही आता है। साथ ही साथ उसका आपको बिल भी पे करना पड़ता है। इस वजह से आप उसे थोड़ा जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गलत हैबिट्स भी हो सकती हैं कि जैसे कुछ लोगों को रोज गाड़ी धोनी होती है अपनी, वो रोज रोज ही धोते हैं उसे, या कुछ लोग अपने गार्डन में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं जितने पानी की उनके पेड़ पौधों को जरूरत भी नहीं होती है। या फिर जब सेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई नहीं होती, लोगों को प्राइवेट बोरवेल्स पे रिलाई करना पड़ता है। प्राइवेट बोरवेल्स से लोग अक्सर जितना पानी निकालते हैं वो एक्सेस अमाउंट में ही होता है। लोग पानी बहुत खराब करते हैं। कुछ जगह पर इसकी वजह से प्राइवेट टैंकर माफियाज भी जन्म ले लेते हैं। पानी के एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ इंसान का भी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कारण आप देखेंगे वो आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। इसमें दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण जो फ्लड इरिगेशन की टेक्निक है हमारी, हम खेत में ड्रिप यूज करने की जगह नाले बना के और उनमें पानी छोड़ देते हैं। एक बार में पूरे के पूरे खेत को पानी से भर देते हैं, खासकर जब धान की हम खेती करते हैं तो, या राइस कल्टीवेशन जिसे बोलते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है इसका इंटेंसिव एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, वो ये है कि जब हम एरिया स्पेसिफिक क्रॉप्स नहीं उगाते हैं, जैसे कि अगर एरिड रीजन में आप पैडी कल्टीवेशन करेंगे तो उसके इरिगेशन के लिए या तो आपको बोरवेल इरिगेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज होता है, या फिर आपको कैनाल इरिगेशन करना पड़ेगा जो कैनाल से आपके पास पानी आ रहा है। उस केस में सॉइल खराब होती है, आपकी सॉइल सैलिनिटी बढ़ती है एरिड रीजन में। ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी इसका एक कारण है। तीसरा कारण जब एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं होता। उदाहरण के तौर पर यदि इंडस्ट्रीज ऐसे एरिया में लगाई जा रही हैं जहां उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, तो वहां हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे आप एरिड रीजन में बेवरेज इंडस्ट्री लगा दें जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, या फिर वाइन मेकिंग इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर बियर बनाने वाली अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज हो गई। अगर आप इन्हें लगाते हैं, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए एवरी डे। टेक्सटाइल के केस में तो ये मामला लाखों तक पहुंच जाता है। लाखों लीटर पानी चाहिए होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करने के लिए। अगर ऐसे क्षेत्र में आपने एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं किया और रोजगार क्रिएट करने के लिए आपने ऐसी इंडस्ट्रीज लगा दी, तो पानी ओवरड्राफ्ट होगा जमीन से। ये बोरवेल से ही सप्लाई किया जाएगा। बोरवेल से सप्लाई करने की वजह से ये एक और कारण बनेगा आपका इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन का। 3 कारण हमने पढ़े कि क्यों इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। चलिए अब उन कारणों को देखते हैं कि क्यों पानी ठीक तरीके से रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है। इसके मुख्य कारण अगर आप देखेंगे तो हमारी ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो नॉलेज है उसका लॉस हमारी सबसे बड़ी समस्या है, या फिर उसे प्रैक्टिस ना करना, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से जितना पानी जमीन में पहुंचना चाहिए उस एक्वेफर को रिचार्ज करने के लिए, उतना पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा कारण क्या है? इंक्रीज्ड पेव्ड सरफेसेस। हमारे शहरों में या कस्बों में ज़्यादातर जो सरफेसेस हैं वो कम्प्लीटली पेव्ड होती हैं या पक्की होती हैं, जिस वजह से पानी का रन ऑफ होता है। रन ऑफ होने की वजह से ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकलकर चला जाता है और जाके समंदर में गिर जाता है।
तीसरा जो कारण होता है दोस्तों, इरेटिक रेनफॉल। जब रेन का पैटर्न बदलने लगे, कभी कम हो कभी ज़्यादा हो बारिश, उस वजह से भी इनएडिक्वेट रिप्लेनिशमेंट होता है पानी का, और उस वजह से भी ग्राउंड वाटर एक्विफर्स जो हैं वो कभी रिचार्ज नहीं हो पाते ठीक तरीके से। तो हमने दोनों कारण पढ़े। हमने रिप्लेनिशमेंट ना होने के कारण भी देख लिए हैं और हमने ओवरड्राफ्ट के कारण भी समझे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं गोपालपुरा का, कैसे इनमें से कुछ समस्याओं की वजह से गोपालपुरा में वाटर क्राइसिस के हालात हो गए थे और क्या इंटरवेंशंस किए गए जिसकी वजह से चीज़ें सुधरी। अब दोस्तों इसका दूसरा पार्ट आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मिटिगेट सच डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। गवर्नमेंट के द्वारा राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप राजस्थान से या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की सरकारों ने कुछ प्रोग्राम्स चला रखे हैं। तमिलनाडु और केरल की सरकार ने, आंध्रा की सरकार ने भी कुछ प्रोग्राम्स चला रखे हैं। कुछ जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। सभी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए, रेजिडेंशियल सोसाइटीज के लिए या जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उन सब के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया है। राजस्थान जैसे स्टेट्स में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जगह जगह पे। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कुछ एनजीओज को, जैसे महाराष्ट्र में पानी फाउंडेशन काम कर रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए और गांवों को जागरूक करने के लिए। कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। दोस्तों हर घर नल जैसे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं कि पाइप्ड वाटर हर घर तक पहुंचे, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे और भी कुछ स्कीम्स होंगी जिनके बारे में आपको पता होगा, तो आप उनका भी जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। तो these are the steps which government is taking to mitigate such depletion of groundwater। तो हमने देखा हम कैसे अपने आंसर्स को बेहतर बना सकते हैं और कैसे जिस केस स्टडी को हमने डिस्कस किया था उसे हम अपने आंसर्स में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में CTRD पर। तब तक के लिए जय हिंद।